तो ये लेक्चर सेल एंड लीजबैक नाम के कॉन्सेप्ट पे। अभी सेल एंड लीजबैक का मतलब समझो क्या है। अब देखो क्या होता है। एक एंटिटी ए है। ये कौन है? ये ओनर ऑफ एन एसेट है। ये कौन है? ओनर ऑफ एन एसेट। और ये एंटिटी बी है। तो एंटिटी ए क्या करता है? इस एसेट को एंटिटी बी को क्या करता है? सेल करता है। लेकिन दरअसल एंटिटी बी को इस एसेट की कोई जरूरत नहीं होती। समझने की कोशिश करना, एंटिटी बी को इस एसेट की कोई जरूरत नहीं होती। एंटिटी क्या करता है? यही एसेट लेता है। यही एसेट लेता है और एंटिटी ए को लीज पर दे देता है। समझने की कोशिश कीजिए। अब हुआ क्या है? हुआ ऐसे है कि एंटिटी ए के पास, फर्ज मानो एक मशीन थी। क्या थी? एक मशीन थी। उसने ये मशीन एंटिटी बी को बेची। कितने में बेची? सपोज 30,000 में बेची। कितने में बेची? 30,000 में बेची। एंटिटी बी ने क्या किया? यही सेम मशीन, यही सेम मशीन उठा के एंटिटी ए को क्या कर दी? लीज पर दे दी। क्या कर दी? कितने लीज पर दे दी? 12,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। मतलब कितने में दे दिया? 36,000 रुपए में दे दिया। ये सौदा था सेल एंड लीज बैक। ये उसने क्या कर दिया? सेल। और ये क्या कर दिया? लीज बैक। लेकिन आप नोटिस करना, दरअसल ये सेल एंड लीज बैक अपने आप में एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। नोटिस कीजिए कि ए को क्या मिलता है। ए के पास शायद पैसे नहीं होंगे, तो ए एसेट बेच देता है और ए को एट वन टाइम 30,000 मिलता है। क्या होता है? 30,000 मिलता है। ए को एसेट की जरूरत है। ए को एसेट की जरूरत है, इसीलिए तो वो उसे लीज बैक पे लेता है। इसलिए ही तो वो एसेट को लीज पर वापस लेता है। यस और नो? पर बी क्या बेवकूफ है क्या? 30,000 ऐसे ही देगा? बी ने इसेंशियली क्या किया? बी ने 30,000 रुपया क्या किया? इन्वेस्ट किया। और अर्न कितना किया? 36,000 रुपीज उसने अर्न किया। कितने साल में? 6,000 रुपया उसने कमाया 3 इयर्स में। कितने साल में? 3 इयर्स में। तो बी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 multiplied by 100, which is 20%. For how many years? For 3 years. On a per annum basis, it is 20 divided by 3, which is roughly 6.67%. तो इतना वो कमा रहा है पर एनम। इतना वो क्या कर रहा है? पर एनम बेसिस पे वो कमा रहा है। तो बी को क्या मिलता है? बी को कहीं ना कहीं ये 6,000 एक्स्ट्रा मिलता है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम हो गया ना उसका। और ए को क्या होता है? ए को 30,000 एक टाइम पे मिलता है। उसे 12,000 का खर्चा होता है। आई एम नॉट सेइंग नो। उसे 12,000 का खर्चा होता जरूर है, लेकिन एक टाइम पे उसके पास 30,000 की लिक्विडिटी आती है। ये 12,000 का खर्चा, इसमें से उसको इनकम भी तो मिलेगा ना कहीं ना कहीं। ये 12,000 में से कहीं ना कहीं वो इनकम कमा ही लेगा, और ये 30,000 भी वो अपने बिजनेस में लगाएगा। तो सेल एंड लीजबैक इज इसेंशियली अपने एसेट्स ऐसे जगह पे गिरवी रखना कि तुम उन एसेट्स को यूज कर सकते हो। देखिए, आपके एसेट्स को अगर आप गिरवी रखते हो, तो जो साहूकार होता है, जो मनी लेंडर होता है, वो आपसे आपके एसेट्स ले लेता है। बदले में आपको पैसे मिलते हैं। वो पैसे आप यूज कर सकते हो।
लेकिन एक ऐसी अरेंजमेंट के बारे में सोचो जहां पे आप एसेट गिरवी रखते हो, आपको एसेट भी यूज करने मिलता है और आपको यूज करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। क्या ये फाइनेंशियली आपके लिए एक टफ वक्त में, एक कठिन सिचुएशन में अच्छा नहीं साबित हो सकता है? बिल्कुल साबित हो सकता है। एक तो आपको एक बल्क ऑफ कैश भी मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बल्क ऑफ कैश आपको मिलेगा। बल्क ऑफ कैश के बाद में आपका एसेट भी आप यूज कर सकते हो। एसेट यूज करने की वजह से आपके पास उसका ऑपरेशनल यूसेज आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको आपके धंधे पानी में लगा करके उसमें से पैसा कमा सकते हो। तो सेल एंड लीजबैक इज बेनिफिशियल फॉर द सेलर लेसी। अब यहाँ पे क्या है रिश्ता, समझने की कोशिश करना। ए था, ये कौन था? ये ओनर था। तो ये क्या करेगा? अपने एसेट को सेल करेगा और क्या करेगा? और लीज पर वापस लेगा। बी क्या करेगा? बायर जो होता है, बी बायर होता है, वो क्या करेगा? वो एसेट खरीदेगा, एसेट बाय करेगा और लीज पर देगा। ओनर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेलर लेसी, क्योंकि अभी वो किराए पे लेगा। और ये जो बायर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बायर लेसर, क्योंकि वो खरीद के लीज पे देगा, ये बेच के लीज पे लेगा। ये क्या करता है? ये बेचकर लीज पर लेगा। और ये क्या करेगा? ये खरीद कर, परफेक्ट, लीज पर देगा। ये सेल एंड लीज बैक का गणित अभी आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या देखना है? अब इसमें देखना है कि व्हेन सेल एंड लीज बैक, अभी लीज कितने किस्म की होती है? दो। इट कैन रिजल्ट इनटू इधर अ फाइनेंस लीज और इट कैन रिजल्ट इनटू एन ऑपरेटिंग लीज। तो सेल एंड लीज बैक, व्हाट इफ इट इज अ फाइनेंस लीज? एंड सेल एंड लीज बैक, व्हाट इफ इट इज एन ऑपरेटिंग लीज? अभी अपने को ये देखना है। इसमें फाइनेंस लीज बहुत इजी है, ऑपरेटिंग लीज में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी आपने अगर पहला कैलकुलेशन का देखा हो तो फाइनेंस लीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एमोर्टाइजेशन वगैरह था। ऑपरेटिंग लीज एकदम ही कुछ था ही नहीं। क्या है ऑपरेटिंग लीज में? भाड़ा भरो, पीएनएल में डालो, खत्म हो गया ऑपरेटिंग लीज। लेकिन इसमें फाइनेंस में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, फलाना ढिमका, बहुत कुछ था। आ रही है बात समझ ली? अब लीज बैक में कैसा ना उल्टा होगा, ऑपरेटिंग लीज में काफी सारे कंडीशन आएंगे लेकिन फाइनेंस लीज में कुछ भी नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल स्टैंड पॉइंट में पहले हम लोग ऑपरेटिंग लीज पे टच करेंगे। अब मैं पॉज कर, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घुसेंगे सेल एंड लीज बैक। सपोज इट इज अ फाइनेंस, सॉरी, ऑपरेटिंग लीज अगर होगा तो उसमें हम लोग पहला वी विल गेट इनटू दैट। ठीक है, तो चलो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट पार्ट। अब इसमें ना कुछ कुछ कॉमन सेंसिकल टर्मिनोलॉजीज है जो अपने को यूज करनी है, right? Some very very common sensical terminologies have to be used. Now what are those common sensical terminologies? Let us try to first of all understand. अभी देखिए यहाँ पे बात सेल एंड लीज बैक की चल रही है। किसकी चल रही है? सेल एंड लीज बैक की बात चल रही है। तो अगर सेल होगा तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉस्ट होगा, कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होगी, और कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट या कोई लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सेल का बात है। अब सपोज करो कि ए एंटिटी एसेट की ओनर है और ये ओनर क्या करती है? एसेट को सेल करती है। तो ये एसेट ए एंटिटी के बुक्स में है, तो इस एसेट को एक बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यही एसेट के लिए कॉस्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा बिल्कुल। तो सपोज कीजिए, सपोज कीजिए एसेट का एक सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए 100। एसेट की एक फेयर वैल्यू मान लीजिए 95।
और एसेट की एक कॉस्ट है, मान लीजिए 80, मान लीजिए क्या 80। तो ये सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, ये सिचुएशन में आप देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। हमारी बात चल रही है सेल एंड लीज बैक, हमारी बात चल रही है सेल एंड लीज बैक में ऑपरेटिंग लीज की, किसकी चल रही है, सेल एंड लीज बैक में हमारी बात चल रही है ऑपरेटिंग लीज की। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जब आप सेल एंड लीज बैक करते हो ऑपरेटिंग लीज, ये क्या है, सेल एंड लीज बैक है ऑपरेटिंग लीज में, इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू के बीच में क्या रिश्ता है। अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स एप्लीकेबल हो। हमारे एग्जांपल में सेलिंग प्राइस 100 थी, फेयर वैल्यू कितनी लिया थे, 95 लिया था, और कैरिंग वैल्यू 80 था। तो सबसे पहले ये सवाल उठेगा, सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि ये सिचुएशन में जो आपके सामने ये सिचुएशन यहां पे रखी गई है, क्या इसमें मैं ऐसा बोलूं, क्या इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू, ऐसा बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं। सो ऐसे सिचुएशन में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट के बारे में आपको बता दूं, प्रॉफिट क्लियरली सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू ही होगा, जो 20 रुपए का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो, बराबर है। अब carrying amount is less than fair value, here we have to amortize and defer the profit equal to share price less fair value। अब इसके अंदर आप पहला पार्ट करेंगे, आप करेंगे शेयर प्राइस, सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू कितना है, 100 माइनस 95, तो ये कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये आप रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे, इसका रिकॉग्निशन जो होगा इट विल बी एमोरटाइज, एमोरटाइज मतलब ऐसा होगा, इसमें जरा ध्यान देना, एक सेकेंड। दिस 5 विल बी एमोरटाइज ओवर द लीज टर्म, और यहां पे अब बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 15 रुपीज। कैसे आया 15, 20 माइनस 5। इस बैलेंस को मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन पीएन। अब सपोज करो इस सिचुएशन में मेरे ऑपरेटिंग लीज की टर्म 5 इयर्स है, मैंने 5 इयर्स जानबूझ के लिए ताकि डिवीजन करने में इजी पड़े। तो एमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म का मतलब क्या, मतलब ये जो 5 का प्रॉफिट है, ये जो 5 का प्रॉफिट है उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 इयर्स से। 5 इयर्स क्या है आपके लिए, तो ये क्या आएगा 1 पर ईयर। आप क्या करेंगे, 1 पर ईयर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 5 इयर्स, और ये 15 आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ईयर 1 में क्या क्या रिकॉग्नाइज होगा, 15 इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा और एक रिकॉग्नाइज होगा, तो 16 का प्रॉफिट आप देखेंगे। ईयर 2 में कितने का प्रॉफिट आएगा, 1 का प्रॉफिट आएगा, मतलब अभी तक कितना आ गया इधर 17 हो गया। ईयर 3 में क्या आएगा, 1 का प्रॉफिट आएगा, 18 हो गया। ईयर 4 में 1 का प्रॉफिट आएगा, अब ये कितना हो गया 19, और ईयर 5 में वापस 1 का प्रॉफिट आएगा। ऐसा करके पूरे 20 हमने क्या रिकॉग्नाइज किए, एमोर्टाइज करके रिकॉग्नाइज किए। ये जो आपने एमोर्टाइज किया, ये जो आपने एमोर्टाइज किया, ये आपने क्या एमोर्टाइज किया है,
you have amortized what? The amount of selling price minus fair value. What is this? सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू अपॉन लीज टर्म आपने किया। पर ये आपके लिए प्रॉफिट क्यों है? प्रॉफिट इसीलिए है कि आज मार्केट आपको इसका कितना दे रहा है? 95, लेकिन आप में कितने में बेचने की ताकत है? 100 की। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने 5 रुपया कमाया, ये जो आपने एक्स्ट्रा 5 रुपया कमाया, ये आपका कहीं ना कहीं लीज रेंट कम कर देगा। लॉजिक यूज करो, एक्स्ट्रा पैसा कमाया, कमाया, मिलना कितना चाहिए था? हकदार कितने के थे? 95 के थे, लेकिन तुमने कमाई कितनी करके दिखाई? ये तुम इसके हकदार थे, लेकिन तुमने हासिल कितना किया? हासिल 100 किया ना। हकदार कितने के थे? 95 के, लेकिन हासिलियत कितने की हुई? 100 की हुई। 5 एक्स्ट्रा मिला। अभी आप ये एसेट लीज पे ले रहे हो, तो लीज में खर्चा होगा, लीज में खर्चा होगा, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा होगा, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या करेगा? ऑपरेटिंग लीज का खर्चा कम करेगा। यस और नो? लेकिन आप में आज ये क्षमता है कि आप आपकी 80 की चीज, कितने की चीज कितने में बेच के दिखा रहे हो? तो ये जो 20 रुपए है, ये जो 20 रुपए है, इसमें आपने हासिलियत और हकदारी तो ठीक है, वो 5 रुपए ठीक है, लेकिन ये 15 रुपए तो प्योरली आपका गुड बिजनेस एक्यूमेन है कि नहीं है? तो ये इमीडिएटली आपके पीएनएल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो पहले साल में ये आपका गुड बिजनेस एक्यूमेन आपके पीएनएल में जाके बैठ गया, और ये वो फर्क है जो आपका, आप जिसके हकदार थे और आपने जो हासिल किया, ये उसका डिफरेंस है। आई बात समझ में? पक्का समझा? लॉजिक से समझा? तो सबसे पहली वैरायटी क्या चल रही है? ऑपरेटिंग लीज चल रही है, सेल एंड लीज बैक। इस ऑपरेटिंग लीज में, सेलर लीज बैक में हम ये देख रहे हैं कि जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा तब क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस क्या होगा? फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा, तब ऐसे सिनारियो में क्या होगा? अब पहला सिनारियो हमने देखा, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा थी और फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से भी ज्यादा थी। अब दूसरा सिनारियो हम देखेंगे, देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि सेलिंग प्राइस एक फिक्स्ड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। अब इन दोनों के रिश्ते को एनालाइज करना पड़ेगा, बराबर है? अब यहां देखिए, अब पहला रिश्ता क्या था? फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा थी। अब दूसरा रिश्ता बनाते। पहला रिश्ता तो वही बरकरार रहेगा, वो क्या है? सेलिंग प्राइस ये फेयर वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन अब फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में दो रिश्ते बाकी है। पहले रिश्ते में फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से क्या थी? पहले वाले रिश्ते में फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा थी। अब के रिश्ते में फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू की जितनी हो जाएगी। तो मान के चलिए कि मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, मेरी फेयर वैल्यू सपोज कीजिए 95 है, और मेरी कैरिंग वैल्यू भी सपोज कीजिए क्या है? 95 है। तो जरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस में आए हुए हैं। ये देखो, समझो, रिश्ता क्या बना? सेलिंग प्राइस आप फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, एनी डाउट्स? नो डाउट। लेकिन फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू आप एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। नाउ इफ कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ऐसे सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट क्या है? 100 माइनस 95, विच इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें मैं जितना डिजर्व करता था ना, मैं डिजर्व कितना करता था? फेयर वैल्यू उतनी ही बुक वैल्यू। पहले केस में आई डिजर्व मोर देन माई बुक वैल्यू, आई डिजर्व मोर देन माई बुक वैल्यू। दूसरे केस में क्या है? आई डिजर्व एज मच एज माई बुक वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई डिजर्व एज मच एज
my book value. There is no exceptional profit enjoyed. There is no exceptional profit enjoyed. ऊपर वाले केस में there is an exceptional profit enjoyed. Why? Because you are selling what is worth 80 at 100. Here you are selling what is worth 95. It has a market value of 95 only. You are selling it for 100. So, ठीक है, you are making a profit. But are you making an exceptional profit? No, you are not making an exceptional profit. Why not? Because carrying value कहीं ना कहीं fair value ही है. ऐसा है क्या कि fair value आज carrying value से ज्यादा है और उस fair value से ज्यादा आप बेच पा रहे हो? Fair value जो है वो आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है. अब उससे 2 पैसा ज्यादा ले लो. तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का रिश्ता जब सेम होते हैं तब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट इज जस्ट अ रेगुलर प्रॉफिट. दिस विल बी amortized over the lease term. Why it will not be recognized immediately? Any profit that you will enjoy in excess of this 5 will be recognized immediately. Here, this 5 that you are going to enjoy as a profit, you are going to use that 5 to pay the operating lease only. So amortize it over the lease term. What is the meaning of this? The meaning of this is 100 minus 95 divided by 5. ये कितना आएगा? It is 1 per year. आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे. अब सर इसका मतलब क्या हो गया? इस प्रॉफिट के सामने ये आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे तो ये क्रेडिट इंपैक्ट आ गया, बराबर है. ये क्रेडिट साइड पे आएगा रेवेन्यू तरीके. लेकिन डेबिट साइड में खर्चा आ जाएगा ना. हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग लीज भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी. तो आपके पीएनएल में क्या बेसिकली होने वाला है? आपके पीएनएल के डेबिट पे होगा टू ऑपरेटिंग लीज रेंटल पेड. और इसके सामने क्या होगा? बाय प्रॉफिट ऑन सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक. आ रही है समझ में? सो देर इज अ रेवेन्यू अगेंस्ट विच देर इज अ कॉस्ट. एंड व्हाट इज हैपनिंग इसेंशियली ओवर हियर इज दैट योर मैचिंग प्रिंसिपल, जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ये आपका क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है. आपका मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है. एम आई क्लियर अबाउट दिस? 100% समझ में आ रहा है? ओके, एक सेकंड. ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या हुआ? सेटिस्फाई हो गया. अब आगे देखते हैं. अब आगे देखते हैं. अब हमने क्या देखा? हमारी स्टोरी की शुरुआत ऑपरेटिंग लीज में इस कॉर्नर स्टोन पे हुई थी. कॉर्नर स्टोन नंबर 1 क्या था हमारे ऑपरेटिंग लीज का? कि सेलिंग प्राइस आप इनहेरेंटली फेयर वैल्यू से ज्यादा है. तो जब आप फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो इसमें फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू के बीच में ना 3 ही रिश्ते आएंगे. पहला रिश्ता ये कि फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगी, ये कवर हो गया. दूसरा रिश्ता ये, और अब तीसरा रिश्ता ये भी हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो चलिए अभी तीसरे रिश्ते को एक्सप्लोर करना है. क्या करना है? तीसरे रिश्ते को एक्सप्लोर करना है और फिर आगे जाकर के इस चार्ट को थोड़ा सा और रिवाइज करने में यूज करना है. तो चलो, पहले 2 समझ में है, अब तीसरे वाले पे चलेंगे. अब तीसरा रिश्ता. तीसरे रिश्ते में हमारा कॉर्नर स्टोन वही रहता है कि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा पड़ेगी. लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द फेयर वैल्यू. अब ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, सेलिंग प्राइस को 100 लेते हैं, फेयर वैल्यू को 90 लेते हैं और कैरिंग वैल्यू को कितना लेंगे? 95 लेंगे. कैरिंग वैल्यू को कितना लेंगे? 95 लेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है? ऐसे सिचुएशन में हो ये रहा है कि आप जो है सबसे पहले एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा. एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा. दरअसल दरअसल आपके यहाँ पे कुछ तो पंगा हो रहा है. सर पंगा क्या हो रहा है? आपके बुक्स में आपके एसेट की कीमत कितनी है? 95. ये 95 फेयर वैल्यू गिरती है तब ये कितना बन जाता है? 90. तो यहाँ पे आपको ये लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर आप 90 की चीज को कितने में बेच रहे हो? यहाँ पे आपको गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सिनारियो में आपको एक लॉस हो रहा है और आपको एक गेन हो रहा है. क्या आप इस बात से सहमत हो? मैं फिर से दोहराता हूँ. कैरिंग वैल्यू कितनी थी आपकी? 95 से गिर के वो कितना हो गई? कितने से गिरी? ये आपका लॉस हुआ. अब ये जब 90 बनी,
अब ये जब क्या बनी 90 बनी, तब आपने इसे बेच दिया। कितने में आपने इसको बेच पाए? तो यहाँ पे 10 का गेन हुआ कि नहीं हुआ? ये सर नो। अब यहाँ पे देखते हैं। अब कैरिंग अमाउंट इज मोर देन फेयर वैल्यू। सबसे पहले देर विल बी अ रिजल्टेंट लॉस। What is the resultant loss? The resultant loss is equal to carrying value minus fair value, which is equal to 95 minus 90, which is equal to 5. ये हमने स्टार मार्क यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसके बाद ये जो लॉस होता है ना, अकाउंट्स में एक रूल है, ये लॉस है, इसे रिकॉग्नाइज करो इमीडिएटली। रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। लॉस हुआ ना तो रुकने का नहीं। अब क्या एक गेन होगा? जी हाँ, गेन भी होगा। वो गेन क्या होगा? गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। अब ये आपका करिश्मा है कि आप 90 की चीज 100 में बेच के आ गए। ये आपकी मार्केटिंग है। तो ये क्या हो गया? ये एक्सेप्शनल हो गया कि नहीं हो गया? ये आपकी स्किल है। तो ये जो 10 है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एमोर्टाइज होगा। क्या होगा? एमोर्टाइज ओवर लीज टर्म। क्या होगा? एमोर्टाइज ओवर लीज टर्म। अब इसमें भी मैं मान के चलू ऑपरेटिंग लीज टर्म 5 ईयर्स ही ले लू, इजी पड़ेगा क्योंकि कुछ नंबर आएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो एमोर्टाइज ओवर लीज टर्म मतलब 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5, इट इज व्हाट? 2 पर ईयर। इट इज हाउ मच? 2 पर ईयर। एम आई क्लियर अबाउट दिस? तो चलिए होगा क्या, जरा देखने की कोशिश करते हैं। ईयर 1 में इमीडिएट बेसिस पर मुझे लॉस ऑफ 5 रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और एमोर्टाइज्ड बेसिस पर मुझे 2 का गेन होगा। तो मेरा नेट इंपैक्ट ऑन पीएनएल क्या पड़ा? परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेट इंपैक्ट ऑन पीएनएल क्या बना? -3। ईयर 2 इधर कुछ नहीं, इधर +2, तो नेट इंपैक्ट +2। ईयर 3 इधर कुछ भी है? कुछ भी नहीं, नेट इंपैक्ट +2। ईयर 4 इधर कुछ भी है? कुछ भी नहीं, नेट इंपैक्ट +2। ईयर 5 इधर कुछ भी है? कुछ नहीं, नेट इंपैक्ट +2। 2 2 4, 2 6 2 8, 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। नेट इंपैक्ट 5 का पड़ा। जरा नोटिस कीजिए, 5 का लॉस -5 +10, एंड में कितना हुआ? दिस इज -5 एंड +10। तो सर ये क्या आप करेंगे? देखिए जरा, ये अगर आपका पीएनएल यहाँ पे बन रहा है तो पहले साल में क्या बनेगा? टू ऑपरेटिंग लीज रेंटल, जो भी खर्चा रहेगा वो खर्चा यहाँ पे लिखा जाएगा। टू लॉस ऑन ऑपरेटिंग लीज, कितना है मेरा लॉस ऑन ऑपरेटिंग लीज? 5 का है शायद, आई थिंक पहले साल में 5 का था, बराबर है। इधर क्या आएगा? बाय गेन ऑन ऑपरेटिंग लीज। ये गेन ऑन ऑपरेटिंग लीज ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 देखा जाएगा। तो लीज रेंट और 3 रुपया, यही आपके खर्चे में आएगा। 3 रुपया कैसे? 5 - 2 3। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का इम्पैक्ट कितना पड़ा? डेबिट का इम्पैक्ट पड़ा XX, एक सेकंड, ये XX +5, ये डेबिट का इम्पैक्ट पड़ा। और क्रेडिट का इम्पैक्ट कितना पड़ा? 2 का पड़ा। तो बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ा? X +3 का पड़ा ना, XX +3। ये क्या है? XX लीज रेंट। ठीक है, ये क्या बन गया? ईयर 1। अभी ईयर 2 3 4 और 5 यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा टू ऑपरेटिंग लीज रेंट। वो जो भी होगा, इसके सामने क्या बैठेगा? ये कितना रहेगा? 2 का गेन रहेगा। अभी इसको ना, ये बहुत ही चमन चिंदी काइंड ऑफ थिंग है, ये जो मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया है, वो आप भी देख सकते हो। सच कहे तो वो दिख रहा है, तो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इट मेक्स द अदर डायग्राम्स लिटिल, क्या कहते हैं उसे, जैसे क्लस्टर्ड हो जाएंगे। ये इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? ये क्या हो गया? ये हमने क्या देख लिया? सेल प्राइस जब क्या है? फेयर वैल्यू से ज्यादा है। अब नोटिस करो, पहले इसमें सेल प्राइस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं आपके लिए ना एक समरी चार्ट बना रहा हूँ। समरी चार्ट में क्या लिख रहा हूँ?
मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग लीज रेंट। ऑपरेटिंग लीज रेंट ये क्या है? सेल एंड लीज बैक। इसमें पहला पार्ट बन रहा है। पहले पार्ट में क्या है? सेलिंग प्राइस ये फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो इसमें बॉस कितने पार्ट्स है स्टोरी के? स्टोरी के तीन पार्ट्स बनेंगे ना। पहला पार्ट क्या है? फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। हमारे स्टोरी की दूसरा पार्ट क्या है? फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू इक्वल है। और हमारे स्टोरी का तीसरा पार्ट क्या बना है यहाँ पर? हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पे बना है कि कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये अगर पहला है तो कोई भी बोलेगा दूसरे में अभी फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगा तब हमने एक्चुअल में किया। फेयर वैल्यू जब कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगा तब सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस, अभी क्या है? फेयर वैल्यू जब कैरिंग वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से जब ज्यादा है तब हमने क्या किया? हमने सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू को क्या किया? एमोरटाइज किया। क्या किया? एमोरटाइज किया। और और जो सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू था, जो बचा था, उसको हमने क्या किया? उसको हमने रिकॉग्नाइज इमीडिएटली किया। तो यहां पे देखना, ये सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट क्या है? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू। ये क्या है? ये अपना प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट के हमने क्या किए? दो हिस्से किए। पहला हिस्सा क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। और दूसरा हिस्सा क्या था? बैलेंस। दूसरा हिस्सा क्या था? ऑफ कोर्स बैलेंस। ये बैलेंस को हमने क्या किया? रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। क्या किया हमने? और ये सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू को हमने क्या किया? एमोर्टाइज किया। बराबर है। ये वाली सिचुएशन में अभी समझने की कोशिश करना, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू इज एक्सेप्शनल केस है कि नहीं? है एक्सेप्शनल, बिल्कुल एक्सेप्शनल। क्यों एक्सेप्शनल? क्योंकि आपने ज्यादा में बेच के दिखा। अब ये सिनारियो क्या है? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है? कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एमोर्टाइज किया जाएगा। एमोर्टाइज ओवर ऑपरेटिंग लीज टर्म। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसे क्या कहा जाएगा? अमोर्टाइज ओवर। एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक सो। अब यहाँ पे चलते, अब क्या है? फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है लेकिन सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू ये क्या है? ये लॉस है। इस लॉस को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। दूसरे सिनारियो में क्या है? आपका सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ये आपके लिए क्या बन जाएगा? ये गेन बन जाएगा। आपको इसको क्या करना है? एमोर्टाइज करना है। आपको इसको क्या करना है? एमोर्टाइज करना है। इस केस में ना दो सिनारियोज उठते हैं। इस केस में ना दो सिनारियोज हमारे खड़े होने के चांसेस हो सकते हैं। अब व्हाट आर दोस चांसेस देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरी बात चल रही है फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू। सॉरी, कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। एक मिनट, स्क्रीन जरा हैंग हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन फेयर वैल्यू की। अभी फोकस रखना है इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं बोल रहा हूँ फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में कैरिंग वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और सेलिंग प्राइस क्या है? फेयर वैल्यू से ज्यादा है। आपने अभी क्या एग्जांपल लिया? आपने एग्जांपल लिया सेलिंग प्राइस 100 थी, फेयर वैल्यू 90 थी, और कैरिंग वैल्यू क्या थी? 95 थी। तो आपका इसमें लॉस क्या हुआ? कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू आपका लॉस हुआ। तो 95 माइनस 90, ये 5 को आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज इमीडिएटली किया। अभी जो केस स्टडी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कवर्ड नहीं है, डीएस रावत की बुक में कवर्ड नहीं है, किसी भी दूसरे आई विल से मटेरियल में कवर्ड नहीं है, अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस होगा। यहाँ पे देखना, ये क्या हो गया? लॉस।
और इसी केस में क्या होगा, गेन में क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू होगा। तो ये क्या हो गया, और इसको क्या किया हमने, इस 10 को हमने क्या किया, एमोर्टाइज किया, बराबर है। अब सिनारियो क्या है, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है और कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है। चलो ऐसा लेते हैं, सेलिंग प्राइस मैं लेता हूं 92, फेयर वैल्यू बराबर है मैं लेता हूं 90, बराबर है, और कैरिंग वैल्यू मैं लेता हूं 95। क्या इस सिनारियो में भी हमें जो चाहिए वो फुलफिल हो रहा है? क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, 92 इज ग्रेटर देन 90? हाँ, पहला सिचुएशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा सिचुएशन, क्या हमारी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है? कैरिंग वैल्यू 95 थी और फेयर वैल्यू 90 थी। ये भी मीट हो रहा है उसमें, ये भी उसमें मीट हो रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब आगे देखो, साला लोचा हो गया इसमें। सर लोचा क्या हो गया, इसमें ना दो दो लॉसेस है। पहला लॉस देखो कहाँ पे होगा, 95 की चीज पहले जाके 90 पे बैठ जाएगी, तो आप इसे क्या करेंगे, बराबर है। अब समझने की कोशिश करना, अब समझने की कोशिश करना, आपने इनहेरेंटली क्या किया है, यहाँ पे ये लॉस आ गया आपका, तो ये कितना आएगा, -5। अब समझने की कोशिश करना, आप 95 की चीज कितने में बेच रहे हो, तो आपका लॉस नेट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नेट लॉस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, -3। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेन 92। अब इसको ना एक कदम नीचे लिखता हूं ताकि आपको हेडिंग्स मिले। ये कैरिंग वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है, क्या आप इससे सहमत हो जो लिखा गया है? अब यहाँ पे मैं गेन लिखता हूँ, गेन में नोटिस करना, यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा और यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू लिखूंगा। फेयर वैल्यू में कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, +2। ये क्या होगा, ये अमोर्टाइज ही होगा, क्योंकि आज भी आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू से ज्यादा है। आज भी, आज भी लॉस, लॉस होने के बावजूद, आज भी मैं कहता हूं लॉस होने के बावजूद भी आप में इतना टैलेंट और स्किल है कि आप आपका एसेट आज भी, लॉस होने के बावजूद भी, लॉस होने के बावजूद भी, लॉस होने के बावजूद भी आप सेलिंग प्राइस कॉमा फेयर वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर सकते हो, है कि नहीं? ये आपका स्किल है कि नहीं है? तो ये एक्सेप्शनल हुआ कि नहीं? ये एक्सेप्शनल हुआ। तो देखा जाएगा तो नेट नेट बेसिस पे क्या हुआ, नेट लॉस कितना आया, 3 का आया ना। ये एमोर्टाइज होएगा ओवर हाउ मेनी इयर्स, ओवर 5 इयर्स, ओवर हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स। तो मतलब क्या होगा, -5 इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये आपका पीएनएल है, ईयर 1 टू ऑपरेटिंग लीज रेंटल, बराबर है, जो आप भाड़ा भरेंगे। ईयर 1 में आपको क्या मिलेगा, आपको होगा 2 लॉस। ये लॉस क्या है आपका, ये लॉस आपका कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू का अमाउंट है। ये आपका पूरा का पूरा आपको इधर 5 लिखना है, बराबर है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाई गेन, ये आपका एक्सेप्शनल कैटेगरी है। ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस क्या है, फेयर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लीज टर्म, डिवाइडेड बाय व्हाट, ऑपरेटिंग लीज टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, 92 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.40, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.4 ओनली ना। यस, 0.4 आएगा। ये कौन से ईयर में आया बॉस, ईयर 1 में आया। ईयर 2, 3, 4 और 5 में क्या होगा, यहाँ पे होगा टू ऑपरेटिंग लीज रेंटल आएगा, और इसके सामने क्या आएगा, बाय गेन आएगा,
0.4, इसके सामने क्या आएगा भाई, गेन आएगा 0.4। तो इस एक्सेप्शनल सिनारियो में भी, इस एक्सेप्शनल सिनारियो में भी आपको ऐसे सिनारियो में, इवन इफ the selling price is less than carrying value, you will still have a gain because carrying value is more than fair value and selling price is more than fair value. So in this scenario, लिख रहा हूं मैं, even if selling price is less than carrying value, gain will be there as selling price is greater than fair value. Refer example 2 in case C. -3 का क्या होगा, वो नेट बेसिस पे आ जाएगा। कैसे नेट बेसिस पे आएगा, देखिएगा, अब स्क्रीन पे देखिएगा। डेबिट में मैंने 5 ईयर 1 में डाल दिया और क्रेडिट में ये 5 ईयर 1 टू ईयर 5 में आएगा, और क्रेडिट में ईयर 1 टू ईयर 5 में यहाँ पे 2 आएगा। सर कैसे आएगा, 1 2 3 4 और 5। अब मुझे बताइए नेट कितना पड़ा पीएनएल पे इम्पैक्ट, पड़ा कि नहीं नेट। सिर्फ ये जो -3 है उसको एक झटके में डालने के अलावा या एक झटके में डालने के विपरीत मैं इसको ओवर द पूरा लिस्ट टर्म डाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो मैं यूज करूंगा ना। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इन वन शॉट, क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन वन शॉट, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इट in bits and pieces, taking it in bits and pieces over the least term. I am taking it in bits and pieces over the least term. Is this clear? 100%. So this was your first case where sale price was greater than fair value. अभी तक तो ये केस 1 हुआ है। आपको समझ में आई बात, क्या हुआ है अभी तक, ये जितना भी आपको लिखना है ना, ये क्या अभी आप कर रहे हो, केस नंबर है एसपी इज ग्रेटर देन एफवी। तो आपके चार्ट में अभी तक क्या क्या सिनारियो बना है, ये वाले चार्ट में अगर मैं ये वाले चार्ट को यहाँ पे छोटा बनाता हूँ जस्ट फॉर योर व्यूइंग, अभी तक के ये वाले चार्ट में हमने क्या देखा है, एसपी इज ग्रेटर देन एफवी। लेकिन अभी इसमें से यहाँ पे एक केस नंबर 2 भी बनेगा कि नहीं। सर केस नंबर 2 क्या बनेगा, अभी ये वाला केस बनेगा, और इस वाले केस में जाने के बाद वापस सीवी का कंपैरिजन आएगा, तो वो अपना सेकंड केस होगा। और सर थर्ड केस क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू एफवी। तो अपने को ऑपरेटिंग लीज में ओवरऑल कितने केसेस है, 7 केसेस है अपने को। 7 केसेस कैसे, इसमें 3 केसेस होते हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 केसेस है, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू में एक ही केस, उसमें एक ही केस आता है। तो व्हाटएवर, मैं ऐसा 7 केसेस है नहीं है उसको छोड़ दो, उसमें मत पढ़ो कितने केसेस है, वैसा याद नहीं रखना। तो इसमें आपने कितने केसेस देखे, 3 केसेस देखे, एक केस, सेकंड केस, थर्ड केस, समझ में आ रहा है। अब इसमें भी 3 केसेस देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये जो पहला वाला ये इधर पेज है, हाँ ये बताओ जरा मेरे को। अब देखो इसमें क्या करो, सब लोग ध्यान देना इस पे, नोटबुक को लेना, ऐसा घुमा लेना, और यहाँ पे इस घूमी हुई नोटबुक में पहले ये वाला चार्ट बनेगा, जो ये वाला है ना, वो ये वाला चार्ट बनेगा, इसमें पूरा चार्ट आएगा आपको। और अगले पेज से, ये वाली पेज से आप इसको इलेबोरेशन करते हुए लग जाना। इसके इलेबोरेशन में आपका क्या आ रहा है अभी इधर, एक मिनट, ये नीचे वाला अभी इसके इलेबोरेशन में इधर आ जाएगा। तो मैं जरा अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और आपके स्क्रीन पे इसको लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अभी अगला है, अभी अगला है, इसमें अब सेकंड आपका चार्ट का पार्ट आने लग गया। तो सेकंड चार्ट का पार्ट क्या है, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। अब इसके अंदर सिनारियो नंबर 1, इसके अंदर सिनारियो नंबर 1 क्या होगा, अब हमारे चार्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
We will create that scenario. Scenario number 1, here we are saying that selling price is below the fair value. Now, in this scenario, I will say that selling price is, let us say, 98, fair value, let us say 100, and let us say carrying value is equal to 95. कैरिंग वैल्यू कितना आएगा? 95 आएगा. समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिनारियो में क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे क्लियरली ये इस्टेब्लिश कर पा रहा हूं कि मेरी फेयर वैल्यू मेरी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, कि 100 इज ग्रेटर देन 98? और क्या मैं दूसरी चीज यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ कि दोस्तों मेरी सेलिंग प्राइस मेरे कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है, तो 98 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 95? क्या ये दो चीजें मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ? 100%. सबसे पहले मुझे प्रॉफिट आएगा. मुझे प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू का. सेलिंग प्राइस कितना है? 98. कैरिंग वैल्यू कितना है? 95. प्रॉफिट कितना है? 3. यहां पे सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम होने के कारण देर इज नो एक्सेप्शनल प्रॉफिट. क्या आप इस बात को मानते हो? जो हमें ऊपर वाली केस में हुआ था, देर इज नो एक्सेप्शनल प्रॉफिट. देखिए, जो ऑथर होते हैं ना, जो ऑथर होते हैं वो हमेशा इस केस को पहले लिखते हैं. सिखाने के वक्त नहीं करना चाहिए ऐसा. एक टीचर और एक ऑथर अलग होता है. अगर मैं इसको पहले लिख देता तो आपको एक्सेप्शनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता. एक्सेप्शनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो आज आप में कुछ क्षमता ऐसी है, कुछ गुदा ऐसा है, कुछ जिगर ऐसा है कि आप आज मार्केट वैल्यू से ज्यादा अपने एसेट को बेच के दिखा रहे हो. पर क्या इस सिनारियो में वो सच है? नहीं है. आप में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है. आप मार्केट वैल्यू से कम ही बेच रहे हो आपका एसेट, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कर रहे हो. लेकिन क्या आप एक्सेप्शनली प्रॉफिट कर रहे हो? नहीं. आइडियली आपको कितना कमाना चाहिए था? 5 रुपए कमाना चाहिए था, पर आपने कितना कमा के दिखाया? 3 कमा के दिखाया. कुछ बड़ी बात की आपने? नहीं. देर इज नो एक्सेप्शनल प्रॉफिट, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एमोर्टाइजेशन. क्योंकि एमोर्टाइजेशन किसका होता है? एक्सेप्शनल प्रॉफिट का होता है. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एमोर्टाइजेशन. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. और यहाँ पे ये कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. तो ये अगर मेरा पीएनएल है तो मेरे पीएनएल में पहले साल में क्या होगा? टू ऑपरेटिंग लीज रेंट, जो होगा वो होगा. बराबर है. और यहां पे क्या होगा? बाय गेन ऑन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग सेल एंड लीज बैक. यहाँ पे क्या वर्डिंग होना चाहिए? ऑपरेटिंग लीज ने, यहाँ पे सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक ऐसा लिखना चाहिए. बाय गेन ऑन सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक. गेन कितना आएगा इधर? 3 आएगा. बस. इसके बाद अभी अज्यूम करो कि आपका ऑपरेटिंग लीज 10 ईयर, अज्यूम करो 5 ईयर्स का. ये क्या हो गया? आपका ईयर 1 हो गया. फिर ईयर 2 टू ईयर 5 क्या आएगा इधर? खाली टू ऑपरेटिंग लीज रेंटल आएगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो आप यहीं पे इसका रिकॉग्नाइज कर चुके. तो चार्ट में पहला हिस्सा यहाँ पे अब हम साइमल्टेनियसली बनाएंगे. फेयर वैल्यू या सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, लेकिन इस सिनारियो में आपकी सेलिंग प्राइस आपके कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस. अब सिनारियो देखो कैसा है. अब सिनारियो देखो कैसा है. सिनारियो ऐसा है, कैरिंग वैल्यू से सेलिंग प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस से फेयर वैल्यू ज्यादा. बराबर है? बराबर है. तो इसकी वजह से ये आपका सिनारियो बन गया. क्या आप सबको अरिथमेटिकली समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है. अब इस सिनारियो का मतलब ये हुआ, सबसे पहले फेयर वैल्यू ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, सो देर इज नो एक्सेप्शनल प्रॉफिट. देर इज नो एक्सेप्शनल profit, so there is no question of amortization. There is no question of amortization. अभी सेकंड केस क्या है? इसके अंदर ही आपका सेलिंग प्राइस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है. देखिएगा, यू हैव अ प्रॉफिट बट नथिंग एक्सेप्शनल,
नो एक्सेप्शनल प्रॉफिट, नो क्वेश्चन ऑफ एमोर्टाइजेशन, इसको मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, खत्म। रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन पीएनएल, खत्म हो गया, आई हैव फिनिश्ड इट। अब दोस्तों, अगर सेलिंग प्राइस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है, सेलिंग प्राइस कैरिंग वैल्यू से कम भी हो सकती है ना, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए अब वो रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। अब मैं कौन से सिनारियो में हूं, अब मैं, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया। अब मेरा सिनारियो है कि सेलिंग प्राइस पहले तो तुम फेयर वैल्यू से कम थे ही। सेलिंग प्राइस का क्या किस्सा था, सेलिंग प्राइस पहले फेयर वैल्यू से कम था ही, उसके बारे में कोई डाउट था ही नहीं। एक मिनट, हाँ, ये जरा हैंग हो रहा है स्क्रीन, आई डोंट नो द रीजन क्यों वो हैंग हो रहा है। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम तो था ही, इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। लेकिन क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है, एंड कैरिंग अमाउंट इज मोर देन सेल्स वैल्यू। अभी लॉस क्यों हो रहा है, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन सेल्स प्राइस। तो यहां पे लिखता हूं, सेल्स प्राइस 85, फेयर वैल्यू 95, कैरिंग वैल्यू 90, कैरिंग वैल्यू 90। अब समझने की कोशिश कीजिए, अब समझने की कोशिश कीजिए, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन सेल्स वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इज more than sales value. Now, in this scenario, what is the loss? Selling price minus carrying value. So 85 minus 90, what is the loss? Minus 5. What I will do with this loss? I will recognize the loss immediately. Recognize the loss immediately. पर अब समझने की कोशिश कीजिए, ये सेल एंड लीज बैक मार्केट पार्टी के साथ नहीं हो रहा है, ये सेल एंड लीज बैक एक बायर के साथ हो रहा है जो आपके साथ ब्याज कमाने वाला है। तो यू आर डीलिंग विद अ क्लोज्ड पार्टी, यू आर नॉट डीलिंग एट मार्केट वैल्यूज, यू आर डीलिंग विद अ घर का आदमी और अननोन पर्सन। तो ये जो नुकसान हो रहा है, ऑब्वियसली सेलर नोज दिस इज अ लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सेलर इज सेटलिंग फॉर less cash in the sale transaction, in the sale transaction। पहले सेल होगा, फिर क्या होगा, लीज बैक होगा। अब ये ए है, ये बी है, ए ने क्या किया, पहले सेल किया, बी ने क्या किया, वही एसेट को क्या किया, लीज बैक किया। अभी ये सेल लॉस पे किया ए ने, तो ए अभी इतना गधा तो नहीं है ना, ए क्या बोलेगा, देख भी मैंने तेरे को लॉस पे एसेट बेचा, अब जब तू लीज बैक करेगा, मुझे लीज में कंसेशन चाहिए, मुझे लीज में क्या चाहिए, कंसेशन चाहिए। तू मेरे को कम पैसा दे रहा ना अभी मेरे एसेट का, मान लिया, मुझे आज पैसे की जरूरत है, बल्क पैसे की जरूरत है, तू दे रहा है लेकिन कम दे रहा है। आगे जब तू मेरे से भाड़ा मांगने आएगा, मैं तेरे को भाड़ा भी कम देगा, क्योंकि तूने मुझे अभी पैसा कम दिया। बी क्या बोलता है, एक्सेप्टेड। बी क्या बोलता है, एक्सेप्टेड। बी क्या बोलता है, एक्सेप्टेड। समझ में आ रहा है, बी क्या बोलता है, एक्सेप्टेड। अगर बी बोलता है एक्सेप्टेड, तो ये लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, डिफर होगा। अभी मैंने क्या बोला, रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। अभी ए बी को क्या बोलता है, देख बी, मुझे आज पैसे की जरूरत है, देख बी, मुझे आज पैसे की जरूरत है, मैं तेरे को कम में बेचता हूं मेरा एसेट, मुझे आगे लीज में कंसेशन चाहिए। बी बोलता है चल भग, चल भग, पैसा नहीं है तेरे पास, ले रहा है मेरे से, ऊपर से डिस्काउंट मांग रहा है, चल निकल, नहीं चाहिए तेरा एसेट, गेट लॉस्ट। तो ए की तो बैंड बच जाएगी। बी बोलेगा तेरे को कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लीज में कंसेशन चाहिए, कौन मांगेगा, ए मांगेगा। बी क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा उसको, आपका प्रिय शब्द, बी क्या बोलेगा उसको, आपका प्रिय शब्द, फक ऑफ। बहुत अच्छा शब्द है जिसका मतलब बनता है नहीं।
इसका मतलब क्या बनता है? नहीं। बोलेगा फक ऑफ, हम तुमको नहीं देगा डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं देगा मतलब ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए? लूट गए तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। पर अगर बी कच्चा खिलाड़ी है, बी अगर कच्चा खिलाड़ी है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये पीएनएल है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू ऑपरेटिंग लीज रेंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू ऑपरेटिंग लीज रेंट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू लॉस। ये लॉस इमीडिएटली मेरा रिकॉग्नाइज हो गया। अब पकड़ के चलो बी कच्चा खिलाड़ी है, या बी को आपसे सहानुभूति है, अब ग्रुप एंटिटी हो कुछ भी हो, तो बी क्या बोलता है? अब सिनारियो देखो, ए ने बी को क्या किया? सेल किया, लेकिन लॉस पे किया। तब ए ने बी को बोला भाई अब ये तू मेरे को जो लीज बैक कर रहा है ना, मुझे इसमें लीज में कंसेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? लीज में कंसेशन चाहिए। बी क्या बोलता है? यस जीजा जी, जी जी जी, मैं दूंगा, मैं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आज मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 85। मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी है? मान के चलो 90 है। और मेरी फेयर वैल्यू मान के चलो कितनी है? 95। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरा लॉस एक्चुअली कितना आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू, दैट इज 85 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 95। ऊपर वाले में गाना क्या था? ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, पूरे के पूरे अभी लुट गए। यहाँ पे गाना थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे गाना नहीं है, यहाँ पे डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब आगे मेरा लेड आएगा। ये कौन सा सिनारियो है? मेरे करण अर्जुन आएंगे, याद रखना है इस बात को। आएंगे मतलब फ्यूचर में मुझे कंसेशन मिलने वाला है, मतलब ये पूरा का पूरा लॉस आज मेरी बैंड नहीं बजाएगा। इसको मैं किस पे रिकॉग्नाइज करूंगा? ओवर ऑपरेटिंग लीज टर्म, ओवर ऑपरेटिंग लीज टर्म। मान के चलो मेरी लीज कितने साल की है? 5 साल की है। तो मेरे पीएनएल में क्या आएगा? टू ऑपरेटिंग लीज रेंट, जो भी मेरा लीज रेंट होगा। और यहाँ पे क्या आएगा? टू लॉस। एक कैसे आया सर? 85 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 विच इज हाउ मच? -1, मतलब ऑफकोर्स लॉस इज 1। ये कौन से ईयर का हो गया? ईयर 1। फिर ईयर 2 टू ईयर 5 क्या आएगा इधर? टू लॉस। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। और यहाँ पे क्या है? ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए? ये आपको याद दिलाने में मदद करेगा। लुट गए मतलब क्या? सीधा का सीधा कहां पे डालने का? और मेरे करण अर्जुन आएंगे मतलब इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड। इफ इट इज एक्सपेक्टेड व्हाट विल यू डू? इफ इट इज एक्सपेक्टेड मींस व्हाट विल यू डू? amortize. What will you do? You will amortize. What will you do guys? You will amortize. ये कौन सी केस हो गई? ये वो केस हो गई जहां पे सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। अब अगली केस, लास्ट एंड फाइनल केस। लास्ट एंड फाइनल केस, हाँ ऑफ कोर्स अभी इसको हमें यहाँ पे बनाना है। अब इसको हमको यहाँ पे बनाना है कि सेलिंग प्राइस क्या है? कैरिंग वैल्यू से कम है। अब सेलिंग प्राइस कैरिंग वैल्यू से कम है के अंदर दो सिनारियोज है। नो फ्यूचर कंसेशन, नो फ्यूचर कंसेशन, and second one is future concession is there. If there is no future concession, direct P&L full loss. What is the amount of full loss? Selling price minus carrying value. If it is there, then what will go? Amortize loss. What will you amortize? Selling price minus carrying value divided by lease term. Divided by what? Divided by lease term. इसमें क्या आएगा? आपका A आएगा और इसमें आपका B आएगा। अब दो सिनारियोज हो गए। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू हो गया, उसका केस नंबर 3 तक हो गया। ये आपका केस नंबर 4 बनेगा भी, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। ये केस नंबर 5 है और केस नंबर 5 भी। अब सिनारियो नंबर 3, अब सिनारियो नंबर 3, सिनारियो नंबर 3 में क्या है? सिनारियो नंबर 3 बोलता है, अब पहले सिनारियो में क्या था? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। दूसरे केस में क्या था? ये। अब ऑब्वियसली क्या होगा बॉस?
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। पहले केस का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, यू सोल्ड फॉर प्रीमियम, यू सोल्ड फॉर प्रीमियम, मतलब इट इज एक्सेप्शनल, मतलब इट इज एक्सेप्शनल। इन दिस केस you sold at less value, nothing exceptional, nothing exceptional, ulta loss is possible, ulta loss is possible, correct। अगला सिनेरियो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, you sold at market value, no loss, there is no loss, there is no loss। आ रही बात समझ में। so what is the case, now the third case which is a very very simple case, selling price is equal to market value, can I write over here nothing is exceptional, और इस केस को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, मैं बोलता हूं सेलिंग प्राइस 100, फेयर वैल्यू 100, कैरिंग वैल्यू 90। सर व्हाट इज योर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू विच इज हाउ मच, इज देयर एनीथिंग एक्सेप्शनल अबाउट दिस 10, recognize immediately, what will I do, recognize immediately, there is nothing exceptional about it, there is nothing exceptional about it। with this, sale and lease back for operating lease as a concept is completed, one more concept is left and lease for you2 is over। क्योंकि तुम लोग का वो ईयर बिगिनिंग पे हम लोग ने बहुत गहरी चर्चा की है, तो क्या बचा था आप लोग के लिए, सेल एंड लीज बैक ना, सेल एंड लीज बैक बचा था, हो गया। अब इसके केसेस को स्टडी करना और सीधा कल आना और टेस्ट लिखना। तो चलो अभी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज बहुत सिंपल है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल एंड लीज बैक फॉर फाइनेंस लीज। इसमें एनी प्रॉफिट और लॉस इज amortized over the lease term in proportion of depreciation charged on the asset। कहने का मतलब देखिएगा और समझिएगा, अभी ये समझने के लिए आपका फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। देखिए फाइनेंस लीज में जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसका अमाउंट अनइवन होता है, अपने नोट्स में देखना। इस डेप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ईयर 1 में वो x% होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ईयर्स, तो ईयर 1 में वो x% होगा, ईयर 2 में y% होगा, ईयर 3 में z% होगा, और ईयर 4 में a% होगा। ऐसा करके वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा सपोज। तो जो आपका प्रॉफिट है या जो आपका लॉस है, वो आपको इसी x% मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट और लॉस आपको लिखना पड़ेगा। मान के चलते आपका जर्नल एंट्री इज फिक्स्ड एसेट ऑन फाइनेंस लीज अकाउंट डेबिट, बराबर है, यही एसेट हम पास करते हैं टू व्हाट, टू लेसर और लीज लायबिलिटी। आशा करता हूं कि आप भूले नहीं हो, यस और नो, आशा करता हूं कि आप भूले नहीं हो। मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने रिकॉग्नाइज किया 14,580, ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल अमाउंट ही रिकॉग्नाइज होता है, एक्सक्यूज मी, ऑब्वियसली क्या रिकॉग्नाइज होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ही रिकॉग्नाइज होता है। मान के चलते 5 साल की लीज है, कितने साल की लीज है, 5 साल की लीज। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन सपोज करो कुछ भी लेते हैं, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी ले रहा हूं, ओके, विदाउट थिंकिंग आई एम राइटिंग।
ये कितना हो गया, 5 and 4 9 and 3 12, 12,480 हो गया, 12,480 हो गया। यहाँ पे सपोज मैं 580 लिखता, ठीक है, 12,480 प्लस 580 कितना हो गया, 13,060 माइनस 14,580 कितना आ गया, 1520। कितना आएगा यहाँ पे, 1520। ये मैंने क्या लिया बॉस, ये मैंने डेप्रिसिएशन लिया, ओके। अभी परसेंटेज एक्सप्रेस करो, इट विल बी व्हाट, 5280 डिवाइडेड बाय 14580, कितना परसेंटेज है, 36%। राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 4000 डिवाइडेड बाय 14580 बराबर है, हाउ मच इज दैट, व्हाट इज द आंसर, 27%, करेक्ट। नाउ 3200 डिवाइडेड बाय 1450, हाउ मच इज दिस, 22%, बरोबर है। 1520 divided by 1450 percentage, how much is that, it is 10%, correct। and finally it is 580 divided by 1450 percentage, this comes to 4%, correct, yes or no। so 36 plus 27 plus 22 plus 14 is 99%। तो ये लास्ट वाले को मैं 5% ले लेता हूँ, राउंड ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब मान के चलते हैं मेरा प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल 20% है, 10,000 है, क्यों 10,000 सर, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा तो आप 10,000 ले लो। प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो ईयर वन में प्रॉफिट कितना आएगा, 3,600। कैसे आया, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 36%। होल्ड ऑन सर, 36% क्यों लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, डेप्रिसिएशन amortized over lease term in proportion of depreciation charged on the asset। In what, in proportion of depreciation charged on the asset, in what, in proportion of depreciation charged on the asset। What is the depreciation charged on the asset, 36%, 27%, 22%, 10% and 5%। तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। इज दिस इन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यस। अमाउंट सेम नहीं है चलेगा, लेकिन इट इज इन द सेम प्रोपोर्शन। देखिए अमाउंट कभी भी सेम नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल उठता है, बट सेम प्रोपोर्शन की वजह से क्या होता है, अपना माइंड यूज करो। सेम प्रोपोर्शन की वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट बरकरार रहता है। फॉर एवरी इनकम देयर इज अ एक्सपेंस एंड फॉर एवरी एक्सपेंस देयर इज अ रेवेन्यू। तो यदि आपने यहां पे डेप्रिसिएशन लिखा तो इसी प्रोपोर्शन में आप यहां पे क्या लिख रहे हो, यहां पे क्या लिख रहे हो, बाय प्रॉफिट लिख रहे हो ना, किस प्रोपोर्शन में, इस ही प्रोपोर्शन में लिख रहे हो ना दोस्तों। क्यों एसएलएम यूनिफॉर्म होता है, आपने सीखा ना मेरे से डेप्रिसिएशन में, जब इनकम यूनिफॉर्म होता है तो डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्म होता है, एसएलएम होता है, क्यों, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इनकम जब रिड्यूसिंग होता है, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाता है, क्यों, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बरकरार करने के लिए, अकाउंट्स को लॉजिकल रखने के लिए। तो जिस परसेंटेज में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस परसेंटेज में ये प्रॉफिट उस पर चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि आखिरकार वो एसेट फाइनेंस लीज पे आ रहा है, वो आप डेप्रिशिएट करेंगे और उस पर तो प्रॉफिट आप ही खाए थे ना। तो जो डेप्रिसिएशन में खर्चा पड़ने वाला है वो खर्चा इसके सामने आप तोड़ दो सर, फिर बाकी का ऑपरेटिंग लीज रेंटल उसका तो एमोर्टाइजेशन आपको आता है, फाइनेंस लीज किया ना उसका एमोर्टाइजेशन आपको आता है, वो एमोर्टाइजेशन सेल एंड लीज बैक में नहीं पूछा जाएगा, सेल एंड लीज बैक में क्या ये ट्रीटमेंट पूछी जाएगी। और इस ट्रीटमेंट का ये जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसके ऊपर आज तक इंस्टीट्यूट ने अपने इतिहास में क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल्स नहीं है। किसी भी अच्छे लीडिंग ऑथर की बुक पकड़ लो उसमें क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हम लोग ही है जो इसको क्लेरिफाई कर, क्योंकि मुझे आता है, पढ़ा लिखो। चलो